हेलो दोस्तों, तो महिला एवं बाल विकास की कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। परीक्षा बहुत ही करीब है और पोषण संबंधी हम लोग चर्चा कर रहे थे। उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब कुछ जल्दी हम लोग आगे कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। तो अभी तक हम लोगों ने जो देखा, अभी तक हम लोगों ने जो सिलेबस कवर किया उसके बारे में अपन देख लेते हैं। तो हमने पहला यूनिट मतलब पहला पॉइंट, जो यूनिट का पहला पॉइंट जो था महिला एवं बाल विकास है ना, आंगनबाड़ी और पर्यवेक्षक के कुछ दायित्वों को कवर किया था। पोषण हमने शुरुआत किया था जिसमें पोषण का इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने कवर किया और अब हम आगे बढ़ेंगे। हमने थोड़ा बहुत कुपोषण के बारे में भी देखा है। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि पोषक तत्वों की कमी से होने वाली बीमारियां क्या है। तो ये पोषण का एक सेक्शन आया था जिसके अंतर्गत हम लोगों ने छोटे छोटे पॉइंट्स कवर अप किए थे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जिसके अंतर्गत हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट कवर किया, यहां से क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं, प्रोटीन से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है ये हमने देखा, और फैट से कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था मिल्क से रिलेटेड। आज हम लोग पोषक तत्वों की कमी, तो पोषक तत्वों में हम लोग बेसिकली जो न्यूट्रिएंट हमने पढ़ा था जिसके अंतर्गत हमारा कार्बोहाइड्रेट एक, दूसरा प्रोटीन, तीसरा फैट, चौथा आपका विटामिन और पांचवा जो है वो हो जाता है मिनरल्स यानी कि आपके खनिज, ठीक, और छठवां है जल, पानी। तो हम लोगों को आज जो है हम लोग विटामिन के बारे में डिस्कस करेंगे और विटामिन को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे और उसकी कमी से होने वाले रोगों को पहले हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि एग्जाम में यदि आप लोग बेसिक चीजों को समझ जाएं तो कोई भी डेफिशिएंसी जनरली अब क्वेश्चन किस तरह से बन जाएगा आप लोग देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। भाई विटामिन की जब भी बात चलती है तो मैं एक सिंपल सी बात बता दूं कि जब भी हम लोग पोषक तत्वों की बात करते हैं तो हमें लगता है दो चीजें। पहला तो ये कि बच्चों, जो कि हम लोग आंगनबाड़ी के रिस्पेक्ट में स्टडी कर रहे हैं, तो आंगनबाड़ी के रिस्पेक्ट में यदि हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो वहां पर हमको टारगेट करके चलना है बच्चों को, ठीक है, खासकर बच्चों को टारगेट करके चलना है। अब यहां पर विटामिन की बात चली तो भाई कोई भी पोषक तत्व या तो देगा वो ऊर्जा या तो सहायक होगा वृद्धि में, ठीक, या तो ऊतक या टिश्यू निर्माण में इसकी सहायता होगी, या चोट लग जाती है तो शरीर के मरम्मत में इसकी आवश्यकता होगी, ठीक। यदि हम लोग बाहर किसी पैथोजन के संपर्क में आते हैं तो बीमारी से लड़ने में हमें सहायता करती है कौन? भाई पोषण। तो हम इसी पोषण में अगर हम बात करेंगे विटामिन की, तो विटामिन हमें किसी भी प्रकार से कोई ऊर्जा नहीं देता है, ठीक, लेकिन ये हमारे शरीर में जितने भी भोज्य पदार्थ हमने खाए हैं उसको ऊर्जा में बदलने में सहायक है। डायरेक्ट एनर्जी नहीं देता है लेकिन ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। तो चलिए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं हम लोग विटामिन के बारे में। चलिए, जब बात उठती है विटामिन की तो काफी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या क्या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भाई देखिए, पहला चीज तो ये कि हमें कौन कौन से विटामिन याद करने हैं। तो मैं आप लोगों के सामने एक लिस्ट बना देता हूं। लिस्ट में है हमारा विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये हो गया हमारा विटामिन का एक लिस्ट जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से पहला क्वेश्चन बन सकता है कि कोई भी चीज हम खा रहे हैं तो खाने के बाद क्या पीते हैं? पानी। अब भाई पहला चीज कि इनमें से जो भी हम लोग विटामिन ले रहे हैं इनमें से अगर बात की जाए तो ये हो सकते हैं वाटर सॉल्युबल या जल में घुलनशील। किसमें घुलनशील? जल में घुलनशील। तो पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि कौन कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि कौन कौन जल में घुलनशील नहीं होते हैं। तो जल में घुलनशील नहीं है तो किसमें घुलनशील हो गया? तेल में या वसा में घुलनशील। तो यहां पर अब हम लोगों को इन्हीं में ही याद करना है और कोई एक्स्ट्रा कोई भी ऑप्शन नहीं बनाना है भाई, इसी में ही याद करना है। तो अगर जल में घुलनशील की बात करें तो विटामिन बी और विटामिन सी ये दोनों जल में घुलनशील होते हैं। बाकी सभी यानी कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के ये सभी के सभी वसा में घुलनशील होते हैं। इसको याद करने के लिए आप लोग डेक एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, डेक। ये भाई यहां से आप लोग याद कर लेना, केवल बी और सी जल में घुलनशील है, बाकी सब फैट में या वसा में घुलनशील है। दूसरी चीज
कि ये जो विटामिन है ये कभी भी ह्यूमन बॉडी में यानी मानव शरीर के अंदर है ना अंदर बनते ही नहीं है। यही कारण है इसको हमको पोषण के तौर पे बाहर से लेना पड़ता है। हालांकि एक्सेप्शनली दो विटामिन यानी कि विटामिन डी और विटामिन के ऐसा माना जाता है कि ये मानव शरीर में बन रहे हैं, लेकिन ये मानव शरीर में भी नहीं बनते हैं। भाई देखा जाए तो देखिए हमारे शरीर में हम जितना भी विटामिन स्टोर करते हैं मतलब खाते हैं, वो विटामिन जाके स्टोर हो जाता है हमारे स्किन के नीचे, त्वचा के नीचे। और उस स्किन मतलब विटामिन को जो स्टोरेज विटामिन है उसको तोड़ना है, तो तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, सन रेज यानी कि जो आपके धूप की किरणें हैं या है ना सूर्य किरणें हैं, उनके संपर्क में जब आते हैं तो वो विटामिन जो बॉन्ड के फॉर्म में है वो टूटते हैं, तो हमको एक नया विटामिन मिलता है। क्या मिलता है, विटामिन डी, जिसको हम लोग बोलते हैं कहां से मिल रहा है, सनलाइट से या सूर्य किरणों से विटामिन प्राप्त हो रहा है, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है भाई, तो ये हमको कहां से मिलता है, विटामिन डी सन रेज से, लेकिन वो मिलता है कहां से, एक्चुअल में बाहर से मिला हुआ ये विटामिन है जो हमारे शरीर के अंदर स्टोर है, जो सन रेज की सहायता से टूटते हैं। दूसरी बात चलती है विटामिन के, इसको हमारे बड़ी आंत में जो एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ई कोलाई, इस्चेरिचिया कोलाई, वो बैक्टीरिया इस विटामिन की का है ना विटामिन के का फॉर्मेशन करता है। यही बात है कि कभी कभी देखिएगा जब बच्चों को है ना पेचिस हो जाए तो डायरिया हो जाए, तो उस समय दिक्कत क्या होती है कि लूज मोशन के कारण पूरा वाटर जो है या पूरा स्टूल जो है शरीर से बाहर निकल जाता है, और उसके साथ ही साथ ये जो बैक्टीरिया है ई कोलाई बैक्टीरिया, ये भी मल के साथ बाहर चला जाता है, और इसी के कारण विटामिन के का फॉर्मेशन नहीं होता है, जिसके कारण अगर छोटी मोटी भी चोट लग जाए तो चोट में जब रक्त का थक्का बनना होता है, उस चोट को भरने का काम कर रहा है कौन कर रहा था, विटामिन के कर रहा था। विटामिन के तो पूरी तरह से बनाने वाले ही पूरी तरह से निकल गए, तो इस समय रक्त का थक्का जम नहीं पाता है और रक्त के लगातार बहाव के कारण डेथ भी हो सकती है। इसीलिए बच्चों को पेचिस ना हो, इसीलिए तुरंत उन्हें ओआरएस का घोल दिया जाता है ताकि उनका है ना एनर्जी बना रहे। तो ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो पोषण के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि कैसे महिला एवं बाल विकास या महिला सुपरवाइजर परीक्षा में ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर इतने सारे क्वेश्चन बन गए। पहला तो हमारा जल में घुलनशील कौन कौन है, वसा में घुलनशील कौन कौन है ना, सूर्य की किरणों से कौन मिलता है ना, विटामिन के कहां से मिलता है, तो ये बड़ी आंत में बनता है, ई कोलाई बैक्टीरिया इसको बनाता है। एक और क्वेश्चन कभी बन जाएगा तो बनेगा एक ये कि विटामिन ए का संग्रहण या स्टोरेज कहां से होता है, तो विटामिन ए का स्टोरेज हमारे लीवर में होता है। यही कारण है कि जिन व्यक्तियों का लीवर डैमेज हो जाए यानी कि जॉन्डिस पीलिया होने के बाद लीवर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है, जो अत्यधिक शराब पीते हैं उन लोगों को लीवर में प्रॉब्लम होता है, और यही कारण है कि उन लोगों में विटामिन ए की कमी के बाद दृष्टि दोष यानी आंखों के दोष जो होते हैं या स्किन डिसीज या डिसऑर्डर्स होते हैं वो ज्यादातर देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे, इसलिए बच्चों को जॉइंटिस यानी पीलिया ज्यादा दिन तक मत रहे ये सोचा जाता है, क्योंकि अगर लीवर डैमेज हो गया तो उनको आंख से संबंधित प्रॉब्लम आएगा, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाएगा, काफी सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग इसको और थोड़ा डिटेल में देखेंगे। और चलिए अब ये तो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि शुरुआत में ही टॉपिक के शुरू से ही बनने वाले क्वेश्चन हो गए। तो चलिए अब इन्हीं को एक एक करके देखेंगे। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि सर यहाँ पर केवल है ना 6 टॉपिक हो गए, मतलब 6 पॉइंट हो गए विटामिन के। अब यहाँ पर बी जो है ये अपना पूरा परिवार लेके चलता है, तो विटामिन बी में भी हमको सबको याद नहीं करना है, कुछ गिने चुने विटामिन है उनको ही याद करने हैं। तो पहला तो हमको याद करना है विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3। इसके बाद हमको देखना है 4 छोड़ दीजिए, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7। उसके बाद 8 छोड़ देंगे, विटामिन B9। उसके बाद हम लोग देख लेंगे विटामिन B12। अब देखिए यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा या विटामिन के इतने सारे ऑप्शन दे दिए जाएंगे, बोला जाएगा विटामिन बी नहीं कि कौन कौन रक्त से संबंधित विटामिन है, यानी कि जो ब्लड से डायरेक्ट रिलेटेड विटामिन कौन कौन से हैं। तो ये यहीं पर मैं बता देता हूं, विटामिन B9, विटामिन B12 और विटामिन B6 ये ब्लड से रिलेटेड आपके है ना विटामिन है, विटामिन बी है। और एक हो जाता है आपका विटामिन के, यानी कि 4 विटामिन जो है डायरेक्ट ब्लड से रिलेटेड है। यहां पर विटामिन B6 जो होता है ना, B9 और B12 दोनों के ही संयुक्त रूप से कार्य करने पर ही अपना कार्य दिखाता है, संपादित करता है, यानी कि इनकी अगर कमी हुई तो इसके भी कमी हो सकती है। तो ये ब्लड से रिलेटेड है, और विटामिन के तो ब्लड से रिलेटेड है ही, मैंने बताया कि रक्त का थक्का जमने में बहुत मदद करता है। तो चलिए ये तो हुई है ना विटामिन की सामान्य बातें, और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इन्हीं को एक एक करके
डिटेल में देखना शुरू कर देते हैं। तो चलिए भाई फटाफट काम शुरू करेंगे। विटामिन ए जिसको हम लोग बोलते हैं विटामिन ए, जिसका वैज्ञानिक नाम है ना, देखिए चलिए हर हर मतलब आपका जो विटामिन होगा उस विटामिन का वैज्ञानिक नाम याद रखना बहुत जरूरी है, और उसकी कमी से होने वाले बीमारी के नाम याद रखना है। तो भाई यहां पर विटामिन ए की हम लोग बात करेंगे रेटिनॉल, इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। अब नाम से ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहां पर एक नाम दिख रहा है रेटिना, है ना, रेटिनॉल। तो रेटिना, रेटिना कहां होगा? आंखों में होगा। अब भाई आंखों की अगर हम लोग बात करें तो आंखों की रेटिना यानी कि आंख का चित्र आप लोगों ने देखा होगा कि आंख में क्या होता है कि जब भी बाहर की कोई रोशनी आती है तो वो रोशनी जहां पर आपस में टकराती है, काटती है, वहां पर एक प्रतिबिंब बनता है, और प्रतिबिंब जिस जगह पर बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेटिना बोलते हैं। यदि रेटिना को और डीप में देखा जाए तो इस पे दो तरह के सेल होंगे, एक तो होता है कोन सेल और एक होता है रॉड सेल। अब देखिए दोनों ही लाइट सेंसिटिव होते हैं, है ना, यानी कि ये है ना कम रोशनी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ये ज्यादा रोशनी के लिए, यानी ज्यादा रोशनी में ये एक्टिवेट रहता है, कम रोशनी में ये एक्टिवेट रहता है। और हमारा जो रेटिनॉल होता है वो इसी यानी रॉड सेल के ऊपर कार्य कर रहा होता है। यानी कि अगर रेटिनॉल की कमी हो गई तो रॉड सेल अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा। यानी कम रोशनी कब होती है? दिन में या रात में? यानी कि रात में। तो रात में रेटिना है ना, रेटिनॉल की कमी है तो रॉड सेल काम करना कम कर है ना बंद कर देगा या कम कर देगा, जिससे कम रोशनी के समय यानी रात के समय चीजें हमें ठीक से दिखाई नहीं देंगी। और इसी बीमारी को हम लोग बोलते हैं रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस। यदि हम इस कमजोरी के बारे में जान लिए हैं और उसके बावजूद भी, है ना, बीमारी कौन सी है यहां पर लिख देता हूं मैं, रतौंधी हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, और नाइट ब्लाइंडनेस इंग्लिश में। यदि हम लोग को पता है कि ये कमजोरी आ गई है और इसके बावजूद भी यदि हमने इलाज नहीं करवाया तब तो फिर और बड़ी गड़बड़ी हो जाती है। धीरे धीरे हमारे जो आंखों की अश्रु ग्रंथियां है वो भी सूखनी शुरू कर देती है ना, हो जाती हैं, और जिसके कारण यहाँ पर आंखों में, है ना, जो आंखें सूखने लग जाती है। भाई सीधी सी बात है, यहाँ पर नमी नहीं रह जाता है और वो डायरेक्टली ब्लाइंडनेस की ओर चला जाता है, जिसको हम लोग जीरोथैल्मिया के नाम से जानते हैं। तो शुरुआती लक्षण में क्या है? रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, और दूसरा है आपका जीरोथैल्मिया। तो भाई आपका जो है ना, कलर ब्लाइंडनेस मत लिख देना, कलर ब्लाइंडनेस जो है वो जेनेटिक डिसऑर्डर है। हम बात कर रहे हैं नाइट ब्लाइंडनेस की, ये रतौंधी की, और दूसरा जो एकदम एक्सट्रीम कंडीशन, एकदम बहुत ही ज्यादा दिन अगर हम लोग विटामिन ए की कमी में रहे तब की बात है, तो वहां पर कौन सी बीमारी हो जाएगी? जीरोथैल्मिया। तो दो बीमारी का नाम याद रखेंगे, है ना। अब देखिए भाई बच्चों में विकास के समय अगर इसकी कमी हो गई तो एक बार जो टिश्यू का डेवलपमेंट रुक गया तब तो फिर वो आजीवन रहेगा। तो इसी कारण से बच्चों में इन सब चीजों का विशेष ध्यान दिया जाता है। दूसरा हम लोग देखेंगे बी का पूरा सीरीज करते हैं तो ये हो जाएगा B1, है ना। B1 की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम याद करना बहुत जरूरी है, थाइमिन। ठीक, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? थाइमिन। तो भाई थाइमिन जो होता है बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स में मिलता है ना, जो आपके दलहन वगैरह वाली चीजों में काफी ज्यादा मिलता है, मांस, मछली, अंडा, ये सब चीजों में, दूध वगैरह में बहुत ज्यादा मिलता है थाइमिन। और थाइमिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए। कारण ये है कि यदि थाइमिन की कमी हो गई अगर शरीर में तो वहां से शुरू हो जाता है मांसपेशियों का असर। देखिए सीधी सी बात है, यदि थाइमिन की कमी हो गई तो सबसे पहला इफेक्ट वो दिखाएगा हमारे तंत्रिका तंत्रों पे, और तंत्रिका तंत्र अगर सही ढंग से काम करना अगर बंद कर दे तो हमारी सीधी सी बात याददाश्त कमजोर हो जाएगी, हमको तरह तरह के ख्याल आएंगे जो अच्छे नहीं होंगे, ठीक, सुस्ती पर रहेगा। तो ये तो एक शुरुआती लक्षण होता है, लेकिन यही अगर एकदम एक्सट्रीम कंडीशन में पहुंच जाए तो एक बीमारी का नाम दे देते हैं इसको, जिसको हम लोग बोलते हैं बेरी बेरी। ठीक है, याद रखेंगे बेरी बेरी। तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड बीमारी है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बीमारी है। ठीक है, आपका नर्वस सिस्टम ग्रोथ नहीं होता है तो बचपन में भी ये चीजें नहीं होनी चाहिए भाई, ताकि बच्चों को खासकर दिमागी संतुलन वाली बीमारी तो बहुत ज्यादा बेकार होती है। तो ये थाइमिन जो होता है ये डायरेक्ट फूड होता है। ठीक, ये आपका फूड प्रोडक्ट जो होता है ये आपके दूध दही वाले आइटम में तो बहुत ज्यादा मिलता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, इसको देख लेते हैं हम लोग। ठीक, विटामिन B1 के बाद विटामिन B2 की अगर हम बात करें तो विटामिन B1 देखिए याद रखेंगे, विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी आपका थाइमिन, और विटामिन B2 आपका राइबोफ्लेविन। नाम याद रखेंगे, राइबोफ्लेविन। चलिए
अब जैसा कि विटामिन B1 का काम है नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करना, ठीक है, यानी कि ये तंत्रिका तंत्रों से रिलेटेड बीमारियों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और अंत में क्या हो जाता है, बेरी बेरी हो जाता है। लेकिन यहां पर अगर राइबोफ्लेविन की कमी हो जाएगी तो ये भी यहीं से कुछ रिलेटेड है, और इसमें सबसे पहले तो आपको देखने को मिलेगा थकान। दूसरी चीज आपके है ना, मतलब होठों में सूजन देखने को मिल जाता है, और आगे बढ़ते चले जाएंगे तो गले है ना, गला सूखने लग जाता है। तो इस तरह के कुछ कुछ डिसीज है ना आपको देखने को मिलेंगे कि राइबोफ्लेविन अगर नहीं मिल रहा है तो पहला चीज थकान रहेगा, दूसरा होठों में सूजन रहेगा, तीसरा गला में है ना जो सूखापन रहेगा, गले में सूजन आ जाएगा, जिसको हम लोग जनरली टॉन्सिल वगैरह के नाम बात कर देते हैं। साथ ही साथ ये चूंकि ऊपर वाले नर्वस सिस्टम के साथ रेगुलेट कर रहा है तो ये कभी कभी हमारे आंखों को भी इफेक्ट कर देता है, यानी कि विजन भी कमजोर हो जाती है, यानी कम दिखाई देने लग जाता है। तो ये तो हुई बात है ना। तो ये आप लोग मतलब राइबोफ्लेविन से रिलेटेड अगर बात करेंगे तो इसमें होठों में सूजन, गले में सूजन है ना, गले में सूखापन, ये सब आप ऑप्शन में लिख सकते हैं। लेकिन इससे एकदम स्पेसिफिक कोई इसका कोई डिसीज की बात करें तो ऐसा कोई नाम नहीं मिलेगा। जैसे आपका B1 का मिल गया बेरी बेरी, ए का मिल गया जीरोफ्थेल्मिया, नाइट ब्लाइंडनेस, तो ऐसा इसका कोई विशेष नाम नहीं मिलेगा, ये लक्षण दिखाता है बस। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक, इसका इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि B2 एक शुरुआती विटामिन है तो इसके आपका वैज्ञानिक नाम पूछा जाएगा। अगला हम लोग पहुंचते हैं B3, जिसको हम लोग बोलते हैं नियासिन। वैज्ञानिक नाम इसका क्या है या रासायनिक नाम क्या है इसका, नियासिन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको अगर और देखा जाए तो कुछ जगहों पे निकोटिनामाइड लिख दिया जाता है। अब निकोटीन समझ में आ रहा होगा क्या है कैसा है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये आपका लास्ट में कॉज करता है इन्हीं सारे लक्षणों को लेकर जिस बीमारी को हम लोग बोल देते हैं पैलेग्रा। क्या बोल देते हैं, पैलेग्रा। ठीक, लक्षण लगभग सेम रहेंगे है ना, बीमारी का नाम दिया जाता है पैलेग्रा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपको ये याद रखना है बेरी बेरी पैलेग्रा। इसी तरह से और आगे बढ़ते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है B5, जिसका रासायनिक नाम है पेंटाथोनिक, ठीक, एसिड। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट कैसे हो जाता है, तो इसको थोड़ा सा हम लोगों को याद करना है। तो ये एक तरह का कोएंजाइम होता है। कोएंजाइम मतलब जो एंजाइम पहले से कोई काम कर रहा है उसको सहायता देने वाला एंजाइम है। तो इसकी कमी होगी तो जिसकी ये सहायता करता है वो काम करना बंद कर देगा। अब वो अगर काम करना बंद कर दिया तो हो सकता है उसका कोई परिणाम होगा, वो भी आपको दिखाई नहीं देगा। तो पेंटाथोनिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसको देखिए कैसे ये काम करता है। ये भी तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है कि इंसान अवसादों से घिर जाता है, मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है, उसको इधर उधर के ख्याल आने लग जाते हैं, अनिद्रा होने लग जाती है, नींद नहीं आती है, पाचन, अब नींद नहीं आएगा तो पाचन संबंधी समस्याएं सामने आ जाती हैं, और इन सभी चीजों के कारण अंततः क्या है, बेचैनी बनी रहती है। ठीक, तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये हमारे भोजन को ऊर्जा में कन्वर्जन का काम है। यानी कि अगर जो हम भोजन ले रहे हैं वो अगर ऊर्जा के रूप में नहीं बदल पा रहा है तो उसका इफेक्ट कहां पे आएगा, नर्वस सिस्टम। मतलब एनर्जी नहीं बनेगा तो एनर्जी नहीं पहुंच रहा है किसके पास, दिमाग के पास, और दिमाग सही ढंग से काम नहीं करेगा। काम नहीं करेगा तो सीधी सी बात है उसके कई सारे परिणाम देखने को मिलेंगे। जैसे हमने बताया कि अवसाद आएगा, यानी कि इधर उधर के विचार आते जाएंगे, अनिद्रा रहेगी, नींद नहीं पड़ेगा, है ना, नींद नहीं पड़ेगा तो डाइजेशन है ना खराब हो जाएगा, डाइजेशन खराब हो जाएगा, बेचैनी बनी रहेगी, इस तरह से है ना, उल्टी है, खाने का मन नहीं करेगा। इस तरह के काफी सारे लक्षण इसमें देखने को मिलते हैं। तो जैसा कि B2 में काफी सारे लक्षण दिखाई देते हैं, वैसे ही B5 में भी काफी सारे लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन इसकी कमी से कोई स्पेसिफिक डिसीज याद करना ऐसा जरूरी नहीं है। आगे बढ़ते हैं विटामिन B6। विटामिन B6 बहुत ही इंपॉर्टेंट फिर से हो जाता है क्योंकि इसका कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसका जो क्या बोलते हैं रासायनिक नाम क्या है ये पूछा जाता है अक्सर। चलिए देखते हैं। ठीक, कितनी बीमारी हो गई, 1 2 3 4। देखिए इतने सारे विटामिन के रासायनिक नाम में केवल 4 बीमारियां हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं विटामिन B6 की, जिसको हम लोग पायरिडॉक्सिन के नाम से रासायनिक नाम इसका जाना जाता है। अब B6 जो होता है एक्चुअल में काम करता है, इसके कारण पहला चीज तो ये कि रक्त से रिलेटेड बीमारियां होती हैं। जब विटामिन B12, विटामिन B9 की कमी होती है तो साथ ही साथ विटामिन B6 की भी कमी देखने को मिलती है। इसका मेन ये होता है, एकदम फाइनल मैं बता देता हूं, कि इसके कारण रक्त अल्पता, अब हिंदी तो बात हो गई,
अंग्रेजी में इसी को बोलते हैं एनीमिया, है ना, ब्लड की कमी। ब्लड की कमी, विटामिन B6 की कमी के कारण एनीमिया बीमारी देखने को मिलता है, ये याद रखेंगे। और आगे बढ़ते हैं सीधा, यहां से और आगे आ जाएंगे। B7 बायोटिन। बायोटिन B7 का वैज्ञानिक नाम कई व्यापम के परीक्षाओं में पूछा गया है। इसका एक्चुअल में काम होता है फैटी एसिड, यानी कि जो हम लोग तेल वसा जो खाते हैं उसका पाचन करने में बायोटिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। B7 बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब इसके कारण, यानी इसकी कभी कमी हो गई तो इसके कारण जनरली क्या होता है, नाखून भुरभुरे होकर टूटने लगते हैं, बाल पतला हो जाता है, झड़ने लग जाता है ना। इसके छोटे छोटे आप मतलब बीमारियों के वो लक्षण मैं बताते जा रहा हूं। साथ ही साथ त्वचा जो स्किन जो होता है इसमें हल्के हल्के स्पॉट देखने को मिलते हैं, है ना। वो किसके कारण होता है, क्योंकि फैट मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा है, कहीं पे हो गया कहीं पे नहीं हो पा रहा है, तो वो स्किन पे भी डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं। तो ये जो है इसका लक्षण है हेयर लॉस, जैसे बोल सकते हो, है ना। हेयर लॉस हो सकता है बायोटिन की कमी के कारण, ठीक। नाखून टूटना हो सकता है, बालों का झड़ना हो सकता है, ये सब इसके लक्षण है। और आगे बढ़ते हैं, इसी सीरीज में आगे आते हैं। मैंने कहा B8 को छोड़ देना है, B9 याद रखना है, जिसका है रासायनिक नाम है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड सिंपल सी बात है, फॉलिक एसिड इंड्यूस करता है, प्रोत्साहित करता है रक्त के निर्माण को। जहां जहां रक्त का निर्माण करना है, जब जब रक्त का निर्माण करना है, फॉलिक एसिड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है, ठीक। इसीलिए जिनको जिनको रक्त की कमी होती है उनको फॉलिक एसिड के कैप्सूल दे दिए जाते हैं, टेबलेट दे दिए जाते हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ब्लड फॉर्मेशन होता रहे। तो इसकी कमी से सीधी सी बात है कौन सी बीमारी हो जाएगी, है ना, एनीमिया हो जाएगी। यानी कि जो आपका B6 का लक्षण दिखाई दे रहा है वो यहां पर भी B9 में भी हमको याद करना है, ठीक है। अब और आगे बढ़ते हैं। अगला जो है हम लोग देख रहे थे विटामिन B12, सीधा B12 की बात करें तो इससे क्वेश्चन आता है ना। मैं देखिए साइनोकोबालामाइन। अब एक क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो इसके रासायनिक नाम में ही दिख रहा है कोबाल्ट का, है ना, एक सिंबल दिख रहा है कोबाल्ट। कोबाल्ट इसी में ही मिलता है भाई, है ना, इसका कंटेंट होता है कोबाल्ट। इसी तरह से मैंने बताया रेटिना, देखो मतलब हर चीज के वैज्ञानिक नाम में कुछ ना कुछ उसके फंक्शन देखने को मिलेंगे। आप लोग कुछ हेयर शैम्पू वगैरह के एड में, है ना, आप लोग बायोटीन कंटेन ऐसा करके देखते होंगे, सुनते होंगे। तो ये यहाँ पर आपका चीजें जो है इनके रासायनिक नाम से रिलेटेड चीजें आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर कोबाल्ट किस पे होता है, विटामिन B12 में होता है, उसके नाम से पता चल रहा है साइनोकोबालामाइन। अब भाई इसके कारण भी ब्लड की कमी होती है ना, ब्लड डेफिशिएंसी हो जाती है। और रक्त की कमी के कारण जो है सिंपल सी बात है ना, नर्वस सिस्टम, यानी कि रक्त जैसे आपके दिमाग तक नहीं पहुंचेगा तो आपकी एनर्जी भी उसको नहीं मिल पाएगी, पोषक तत्व भी दिमाग को नहीं मिल पाएंगे, और आपका नर्वस सिस्टम कमजोर होने के कारण वही लक्षण फिर से दिखाई देंगे। अवसाद दिखाई देगा, अनिद्रा दिखाई देगी, बेचैनी रहेगा, है ना। तो ये सारे लक्षण यहाँ पर दिखाई देते हैं। अब हम लोग आते हैं बी के सीरीज को छोड़ते हैं। देखिए B1 2 3 5 6 7 9 एंड 12, ये बी के सीरीज को छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं सीधा विटामिन C, एस्कॉर्बिक एसिड। यहां पर अक्सर कंफ्यूजन होता है। हम लोग बोलते हैं कि विटामिन C कहां पाया जाता है, हम लोग बोलते हैं खट्टे फलों में बहुत ज्यादा विटामिन, है ना, C पाया जाता है। जैसे गाजर में बहुत ज्यादा विटामिन A मिलता है, वैसे ही खट्टे फलों में बहुत ज्यादा विटामिन C मिलता है। लेकिन खट्टे फलों की अगर बात की जाए तो खट्टे फल जो है उसमें जो खट्टापन होता है वो साइट्रिक एसिड के कारण देखने को मिलता है। और कुछ लोग विटामिन C का ही रासायनिक नाम साइट्रिक एसिड लिख देते हैं, ऐसा गलती मत करना। ऑप्शन में पूछा जाएगा कि विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है, उसमें ऑप्शन ए एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन बी साइट्रिक एसिड, ऑप्शन सी इनमें से कोई और, डी कोई और, इसी तरह से दे दिया जाएगा। तो आप अक्सर क्या होता है विटामिन C मिलता है किसमें, खट्टे फलों में मिलता है, और खट्टे फलों के खट्टे होने के कारण क्या है, साइट्रिक एसिड है। तो हम लोग यही होगा करके टिक कर देते हैं, जबकि इसका विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। तो यहाँ पे कंफ्यूज होकर ऑप्शन गलत करके मत आ जाइएगा। और इसकी कमी के कारण, है ना, स्कर्वी रोग होता है, होठों का फटना, होठों से ब्लड आना, ठीक, जीभ में सूजन आ जाना, तो ये आपका स्कर्वी रोग इसके लक्षण है। और आगे बढ़ते हैं विटामिन डी, ये एक तरह का आपका एंजाइम भी होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक रूप से कैल्सीफेरॉल, है ना। और इसकी कमी से दो तरह की बीमारी आपको देखने को मिलेगी। पहला तो ये
कि यदि बच्चों में विटामिन डी की कमी होती है तो उनमें रिकेट्स नाम की बीमारी होती है, जिसके कारण हड्डियां अपने एक्चुअल शेप में ना होने के कारण मुड़ जाती है। ठीक है, कौन सी बीमारी होती है बच्चों में? रिकेट्स। ठीक, ये किन में होता है? बच्चों में होता है। लेकिन अगर बड़ों की बात करें, भाई बड़ों की बात कर रहे हैं, तो बड़ों में क्या होता है? आपके विटामिन डी का काम क्या होता है कि जो आपका हड्डी है उसको तैयार करना। तो हड्डी बनाने के लिए किसकी किसकी क्या आवश्यकता होती है? कैल्शियम और फास्फोरस की। तो कैल्शियम और फास्फोरस का डिग्रेडेशन होना, यानी कैल्शियम और फास्फोरस मिलकर जो हड्डी को बनाए हैं, वो विटामिन डी की कमी से बनने के बजाय क्या हो जाता है? वो रुक जाता है। तो जो बना हुआ भाई, जो बना हुआ है वो तो कभी ना कभी टूटते जाएगा ना। हमारा शरीर क्या करता है? जो टूटता है उसकी मरम्मत करता है, तो हम एज इट इज दिखाई देते हैं। लेकिन जो बन रहा है वो तो बंद हो गया, लेकिन जो टूटने का प्रोसेस वो जारी रहता है। यानी कि हड्डियां क्या होती है? धीरे 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 धीरे, एडल्ट्स की बात कर रहा हूं, बड़ों की बात कर रहा हूं, बच्चों की नहीं। तो उनमें क्या होता है? हड्डी धीरे 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 भुरभुरी होने लगती, कमजोर होने लग जाती है, जिसको हम लोग बोल देते हैं। देखो, हड्डी से रिलेटेड कई सारी बीमारियां हैं, है ना, सबको कोरिलेट नहीं कर देना। अभी मैं उन चीजों को बता दूंगा कौन कौन सी बीमारी है। ठीक, तो ये बीमारी जो एडल्ट्स में होता है उसको बोल देते हैं ऑस्टियोमेलेसिया। ठीक, ये किन में होता है? बड़ों में या बच्चों में। एडल्ट्स लिख देता हूं। ठीक, तो ये रहा भाई बात किसका? विटामिन डी का। एडल्ट्स में इसकी जो है आपको दिखाई देती है बीमारी के लक्षण। अब देखिए यहां पर मैं बता दे रहा हूं, कंफ्यूजन मत कर देना भैया। एक होता है ऑस्टियोमेलेसिया और एक होता है ऑस्टियोपोरोसिस। ये इसलिए बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये फीमेल से रिलेटेड है। देखिए, ऑस्टियोमेलेसिया मेल में भी हो सकता है, फीमेल में भी हो सकता है, लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस जनरली फीमेल्स में दिखाई देती है। समझना बातों को। हम लोग अभी पूरा महिला बाल विकास एवं जो आपका महिला पर्यवेक्षक परीक्षा, उसमें हम लोग हर जगह देख रहे हैं बच्चे और महिलाएं। खासकर कौन सी महिलाएं? गर्भवती महिलाएं, जो आपकी धात्री माता है, यानी कि जो बच्चों का पालन पोषण कर रही है, दूध पिला रही है उनको। तो भाई माता का गर्भ इतना बेहतरीन बनाया गया है, ईश्वर ने ऐसा बनाया है उसको कि माता को कोई किसी भी चीज की कमी हो, यानी वो खाना खा रही हो ना खा रही हो, लेकिन बच्चे तक खाना अवश्य पहुंचेगा। कैसे पहुंचेगा? माता के शरीर से। तो यही बात है, बच्चे को हड्डी का ग्रोथ करना है जब वो माँ के गर्भ में, तब की बात है। तो उसको जरूरत है किसकी? कैल्शियम की जरूरत है। तो मम्मी के पूरे हड्डी को गलाएगा और गलाने के बाद जो है गर्भ में बच्चे के लिए हड्डी क्या भेजेगा? कैल्शियम भेजेगा। अब भाई बच्चे को तो पर्याप्त चीजें मिल रही है, लेकिन माँ ले रही है क्या? नहीं। तो माँ की हड्डी क्या हो जाएगी? खोखली हो जाती है। उसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। अब बच्चा पैदा हो गया, लेकिन माँ सही ढंग से डाइट नहीं ले रही है, फिर दिक्कत। अगर वो डाइट नहीं ले रही है तो बच्चे के लिए दूध बनाना है, तो दूध में भी क्या हो जाएगा? पूरे हड्डी गल के वापस, है ना, दूध का फॉर्मेशन होगा मम्मी में, अब वो बच्चे को जाएगा, यानी कि फिर से वहां पर कमी हो गई। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस जनरली जो है फीमेल्स में देखने को मिलती है। अगर वो अपने गर्भावस्था के दौरान या स्तनपान के दौरान कैल्शियम की मात्रा सही ढंग से नहीं लेती हैं, तो उसकी हड्डियां जो है खोखली होती चली जाती है, जिसको हम लोग पोर बनना बोलते हैं। पोर, है ना, पोर यानी छिद्र। ये क्या आ जाएगा? ऑस्टियो। ऑस्टियो का मतलब हड्डी, पोर का मतलब छिद्र। तो हड्डियों में छेद का बनते जाना, इसके कारण हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तो ये समझिएगा भाई, इसीलिए दोनों बीमारी आपका दिया जाएगा। विटामिन डी की कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है बड़ों में, अगर दिख जाएगा तो रिकेट्स भी रहेगा, ऑस्टियोमेलेसिया भी रहेगा, ऑस्टियोपोरोसिस भी रहेगा। तो ऑस्टियोपोरोसिस को टिक मत करके आ जाना। ऑस्टियोमेलेसिया विटामिन डी के कारण होता है ना, जनरली फीमेल्स में होता है। वो किसके कारण है ना? ऑस्टियोपोरोसिस के कारण होता है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम लोग विटामिन डी के बाद विटामिन के, विटामिन के टोकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। और विटामिन के की कमी जब होती है तो मांसपेशियों का बनने का जो प्रोसेस होता है ना, जो हमारा मांसपेशी है, ये बनने का जो प्रोसेस है, उसमें टूट फूट मरम्मत होते रहती है, वो मरम्मत होना बंद हो जाता है ना। साथ ही साथ आपका डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू आ जाता है। तो ये टोकोफेरॉल, इसका वैज्ञानिक नाम याद रखना ज्यादा जरूरी है। इससे रिलेटेड कोई एकदम स्पेसिफिक बीमारी आपको है ना याद करने की आवश्यकता नहीं। अब मांसपेशियां कमजोर होंगी तो बहुत कुछ हो सकता है ना। मांसपेशियों के कमजोर होने से इंसान थकान महसूस करेगा, है ना, कोई भी काम ना करने कारण। जब वो खाना खा रहा है लेकिन थकान महसूस करने के कारण जब वो काम नहीं कर रहा है, तो उससे क्या हो जाएगा भाई? उसकी जो ऊर्जा है वो खर्च तो नहीं हो रही, तो उसको चिड़चिड़ापन आता है। भाई जब हम लोग एनर्जी खर्च करते हैं तो मन शांत रहता है, शरीर शांत रहता है। लेकिन आप खाना खा रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं, लेकिन काम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो मन में क्या आएगा? चिड़चिड़ापन आएगा। ठीक,
तो ये सब टोकोफेरॉल विटामिन के की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। और एक फाइनल जो हमारे पास बचा है ना, एक सॉरी वे विटामिन ई है भाई, टोकोफेरॉल विटामिन ई है। विटामिन के की अगर हम लोग बात करें तो विटामिन फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन, ठीक, इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। अब विटामिन के क्या है? विटामिन के एक्चुअल में रक्त के थक्के बनने में, यानी कि जब भी हमको चोट लगता है तो वहां पर जगह में आपका ब्लड को क्लॉट होने में मदद करता है विटामिन के। और विटामिन के की कमी के कारण जनरली, है ना, हीमोफीलिया डिसीज का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिसको हम लोग रॉयल डिसीज का नाम से जानते हैं, है ना। हीमोफीलिया डिसीज का नाम याद रखिएगा, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रॉयल डिसीज। हर चीजों को सुन लीजिए भाई, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है वो आपसे हमेशा एकदम टफ क्वेश्चन नहीं पूछेगा। किसी भी एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही बेसिक होते हैं। तो रॉयल डिसीज किसे कहते हैं, तो याद रख लेंगे, हीमोफीलिया को ही रॉयल डिसीज बोलते हैं। महारानी को हो गया था, इंग्लैंड की महारानी को, इसमें भाई ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है ना, सिंपल सी बात है। यदि अगर चोट लग गया तो रक्त का बहाव जारी रहेगा, ठीक। तो ये हो गए सारे विटामिन जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जैसे कि खट्टे फलों में सबसे ज्यादा क्या होता है आपका विटामिन, है ना, सी जो है खट्टे फलों का मतलब इसका स्रोत है, खट्टे फलों में मिलता है विटामिन सी, ठीक है। खट्टे फल, ये इसका अच्छा स्रोत है गाजर। विटामिन डी की अगर हम लोग बात करें तो ये सूर्य की किरणों से मिलता है, ठीक। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हो गए हैं, सारी बीमारियां, इनके वैज्ञानिक नाम, इनसे जोड़ी बनाओ जैसे क्वेश्चन आपको जनरली देखने मिलेंगे। निम्न दिए हुए विटामिन को उनके रासायनिक नामों के साथ जोड़ी बनाइए, है ना, या दिए गए विटामिन को उनके कमी के होने के कारण बीमारियों के साथ जोड़ी बनाइए। तो इस तरह से, और मैंने आप लोगों को यह भी बता दिया कि कौन कौन से, जैसे यहाँ पर देखिए रिकेट्स है, ऑस्टियोमेलेसिया है, ऑस्टियोपोरोसिस, सभी हड्डी से जुड़े हुए हैं, लेकिन विटामिन डी से जुड़े हुए कौन कौन से, ये आपको याद रखना है। बच्चों में कौन, बड़ों में कौन, ठीक। ब्लड से रिलेटेड कौन कौन से आपके विटामिन हो जाएंगे, तो इसको भी याद रखेंगे, विटामिन B6, B9, है ना, के और विटामिन B12, ये सब ब्लड से रिलेटेड है। आंख से रिलेटेड आपका विटामिन ए, विटामिन ए का स्टोरेज लीवर में होता है भाई। तो ये सारे आप याद रखेंगे। आज की सभा यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में तुरंत मुलाकात होगी आप लोगों के साथ हमारे मिनरल्स को लेकर, खनिज को लेकर। इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते चले जाएंगे, सिलेबस को जल्दी जल्दी कवर करेंगे। धन्यवाद।